खंड 2 अध्याय 22। चू वैन और ली तुआन 7 बजे स्कूल के गेट पर मिलने के लिए सहमत हुए। वह 5 बजे उठ गई, सो नहीं सकी। उसने स्नान किया और फिर देखा कि अभी भी सुबह है तो उसने चेहरे पर मास्क लगा लिया। लेकिन अभी भी नियत समय नहीं हुआ था। वह 1 घंटे से ज्यादा समय से अलमारी में एक के बाद एक कपड़े चुन रही थी। जब वह बाहर निकली तो पहले से ही थोड़ी देर हो चुकी थी। वह जल्दी से नियत स्थान पर भागी, लेकिन ली तुआन वहां पहले से ही बहुत देर से थी। शरद ऋतु की हवा हल्की थी। सुबह 7 बजे स्कूल का गेट अभी भी शांत था। ली तुआन ने एक काला कोट पहना हुआ था और वह मुरझाई हुई शरद ऋतु की घास और पेड़ों के बीच धूम्रपान करते हुए खड़ी थी। उम्र बदलती है, स्वभाव बदलता है। वह अब पहले जैसा अहंकारी और उज्जवल भविष्य को लेकर आत्मसंतुष्ट नहीं रहा, लेकिन कम से कम उसका रवैया अभी भी वैसा ही है। वर्षों की पॉलिशिंग के माध्यम से उतार चढ़ाव सामने आते हैं, हालांकि उसका व्यक्तित्व अभी भी पहले की तरह ही विलक्षण था। चू वैन कार में बैठा और हॉर्न बजाया। दोनों ने खिड़की से एक दूसरे को देखा। उसने अपनी सिगरेट बुझाई और सह पायलट की सीट पर बैठ गया। चू वैन ने पूछा, क्या आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, ली तुआन? पूरी सुबह। चू वैन ने अपनी घड़ी देखी। यह केवल 10 मिनट की देरी थी। कुछ दिन पहले हुई उनकी बहस के बाद यह पहली बार था जब वे दोनों अकेले थे। कार में चू वैन ने देखा कि ली तुआन ने कुछ बार उसकी ओर देखा। शायद यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह अभी भी नाराज है या नहीं। चू वैन की अभिव्यक्ति सामान्य रही। यह पिछले कुछ वर्षों में उसका नया कौशल था, जो भूलना था। इस दुनिया में हर चीज भूलने शब्द से बच नहीं सकती। पिछले कुछ सालों में उसने खुद को और दूसरों को धोखा देने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है, जिस स्तर पर वह अब है। बस कुछ दुखद बातें भूल जाओ, चाहे अच्छी हो या बुरी। बस अपनी याददाश्त को मुक्त करो और तुम खुशी से जीना जारी रख सकते हो। ली तुआन ने उसे शांत देखा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम किया। चू वान ने श्री लैम द्वारा दिए गए पते पर गाड़ी चलाई और स्कूल के पीछे अपार्टमेंट परिसर में मुड़ गया। मैंने सोचा कि मुझे कुछ देर तक भवन की तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शिक्षक पहले से ही प्रतीक्षा क्षेत्र के गेट पर खड़े थे। जैसे ही शिक्षक की आकृति उसकी नजर में आई, झो यून ने पाया कि ली शुन का शरीर अकड़ गया है। उसने ली शुन से कहा, पहले तुम कार से बाहर निकलो। ली शुन ने भौहें सिकोड़ी। क्यों, झो यून? मैं कार पार्क करके आता हूँ। दूर से प्रोफेसर लिन पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए आ चुके थे। झो यून ने जल्दी से दरवाजा खोला और हिचकिचाते हुए ली शुन को बाहर धकेल दिया। शिक्षक बहुत खुश था। 5 मीटर दूर से ही उसने ली तुआन की ओर इशारा करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, वह उसके करीब आया और ली तुआन को मुक्का मार दिया। मुक्का बहुत शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन जब यह ली तुआन को लगा तो इसने कोई हलचल नहीं पैदा की। यह शापित आदमी। ली तुआन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी, शिक्षक। जैसे ही शब्द शिक्षक निकला, चू वान और प्रोफेसर लैम की आंखें लाल हो गईं। चू वैन का दिल दुख गया। उसने अपने आंसू रोकने के लिए एक गहरी सांस ली और टीचर लैम की ओर मुस्कुराई। टीचर, मैं पहले कार पार्क करूंगी। उसने कार मोड़ी और सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। जब इंजन बंद किया गया तो 2 सूखे पत्ते विंडशील्ड पर गिरे और हवा से उड़कर जमीन पर आ गिरे। चू वैन ने अपनी आंखें पोंछने के लिए एक टिश्यू निकाला, अपना मेकअप ठीक किया और फिर कार से बाहर निकल गई। जब प्रोफेसर लैम ने चू वैन को देखा तो वह खिलखिलाकर मुस्कुराए। ओह,
तुम सब बड़ी हो गई हो। चू वैन ने सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। प्रोफेसर लैम ने उसकी और ली तुआन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों को साथ काम करना पसंद था और अब तुम एक ही कंपनी में हो। क्या संयोग है? चू वैन मुस्कुराई और बोली, यह सही है। क्या संयोग है? प्रोफेसर लैम उन्हें घर के अंदर ले गए। इस क्षेत्र के अधिकांश लोग शहर के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। हालांकि यह बाहर बने नए स्कूल जितना सुविधाजनक नहीं था, लेकिन यह गर्म लग रहा था। परिसर साफ था, कचरा सही जगह पर फेंका गया था, यहाँ तक कि साइकिलें भी सही जगह पर करीने से खड़ी थी। शिक्षक का घर चौथी मंजिल पर था। वहाँ कोई लिफ्ट नहीं थी, इसलिए वे सीढ़ियाँ चढ़ते समय बातें करते थे। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, दरवाजा खुला और प्रोफेसर लैम की पत्नी झाओ गोवेई ने उन्हें एक सौम्य मुस्कान के साथ बधाई दी। ओह, स्वागत है, स्वागत है। क्या आपने अभी तक नाश्ता किया है? जल्दी से अंदर आइए। झाओ गोवेई एक दयालु चेहरे वाले इतिहास के प्रोफेसर थे। मैं दिन रात इंतजार कर रहा था और आखिरकार मैं आप लोगों से मिला। झो यू चौंक गया। हाँ। झाओ गोवेई मुस्कुराया और कहा, बुधवार से। हमारे प्रोफेसर लैम ने फोन बंद कर दिया और इसका इंतजार करने लगे। यदि आप नहीं आते तो आपको उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता। आप मेरे बारे में क्या बुरा कह रहे हैं? प्रोफेसर लैम असंतुष्ट थे। जल्दी करो और खाना गर्म करो। उन्होंने निश्चित रूप से अभी तक नाश्ता नहीं किया है। यह बदमाश हमेशा नाश्ता छोड़ देता है। नियुक्ति का समय बहुत जल्दी था। मुख्य कारण यह था कि दोपहर में प्रोफेसर लैम को एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लेना था। लेकिन झो यून को झाओ गोवेई ने बताया कि शिक्षक लिन की भी सुबह एक मीटिंग थी, लेकिन उसने मना कर दिया। वह वास्तव में उन्हें फिर से देखने के लिए उत्सुक था। झो यून ने सफेद दलिया के कटोरे को हिलाया। शिक्षक को ली जुन के साथ इस बारे में पूछते हुए देखा। वह उत्सुक थी। ली शुन के 6 साल जेल में बिताने के बारे में बताने लायक क्या था। वे दोनों बातें करते रहे। ली शुन ने हर सवाल का जवाब दिया और अंत में वे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने जेल में खाने पीने के बारे में भी बात की। झो यून आज्ञाकारी ढंग से उसके बगल में बैठा था, यह सोचने के लिए अपने दिमाग को खपा रहा था कि बाद में झाओ गोवेई से मदद कैसे मांगी जाए। जब वह दर्द से सोच रही थी, तो दूसरी तरफ से ली तुआन ने कहा, यह सही है शिक्षक। मैंने हाल ही में एक गेम बनाया है, ऐतिहासिक शैली। मैं आपकी मदद मांगना चाहता हूँ। शिक्षक लैम आश्चर्यचकित थे। ठीक है। इतना कहने के बाद उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। ट्रियो क्वा दुए ने एक चम्मच दलिया लिया और कहा, ठीक है। ली तुआन ने सिर हिलाया और टीचर लैम से जेल में जीवन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। चू वैन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने जीवन में कभी इतना बेकार महसूस नहीं किया था। उसने बहुत पहले ही दलिया का कटोरा खत्म कर दिया था, लेकिन टीचर लैम और ली तुआन अभी भी रुकने का इरादा नहीं रखते थे। ट्रियो क्वा दुए ने उसकी बाह को हिलाकर उसे अपने पीछे आने का संकेत दिया। चू वैन और ट्रियो क्वा दुए अध्ययन कक्ष में चले गए। बचपन से ही चू वान एक वैज्ञानिक और तकनीकी वातावरण में बड़ा हुआ था। इस तरह के लेखक के अध्ययन से पूरी तरह अपरिचित था। उसने उत्सुकता से दीवार पर लगी पेंटिंग, शेल्फ पर रखी किताबें और टेबल के कोने में रखी स्याही की पत्थर को देखा। कमरे की सजावट बिल्कुल ट्रियो क्वा ड्यू के स्वभाव की तरह थी, किताबों की खुशबू से भरी और शांति से भरी हुई। उनका इंतजार मत करो। ट्रियो क्वा दुए डेस्क पर गया। उन्हें दोपहर तक बात करनी होगी। पुरुष बहुत बातूनी होते हैं। ट्रियो क्वा दुए बैठ गया। चू वान सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ा हो गया। यह देखकर वह मुस्कुराई और बोली, तुम इतने विनम्र क्यों हो? तुम अपने सहकर्मियों की तरह बिल्कुल नहीं हो। चू वान, वह हमेशा बहादुर रहा है।
थोड़ा और बहादुर होना अच्छा है। ट्रियो क्वाड ड्यू ने कहा कि जैसे ही उन्होंने नोटबुक खोली, वह शब्दों से भरी हुई थी। उन्होंने नवीनतम पृष्ठ खोला। आज पुरुषों में जिस चीज की सबसे अधिक कमी है, वह है साहस। फिर भी यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसने झोयू को देखा और धीमी आवाज में कहा, हमारे शिक्षक लिन को देखो, वह एक विशिष्ट कायर है। झोयू को पता नहीं था कि कैसे जवाब देना है। झाओ गोवेई, 6 साल पहले, जब वह बच्चा पहली बार जेल में आया था, तो हमारे शिक्षक को बड़ा झटका लगा था। झोयू दंग रह गया। झाओ गोवेई की अभिव्यक्ति कोमल थी, जैसे कि वह एक मजेदार कहानी सुना रहा हो। पहली सुनवाई में उसने देखने जाने की हिम्मत नहीं की। वह एक बच्चे की तरह अकेले घर में छिप गया। उसके बाद वह हर दिन जेल की स्थितियों के बारे में बात करता था। हर 3 या 5 दिन में वह दुखी हो जाता था। यह जेल में रहने से भी अधिक दयनीय था। उसने कहा कि या तो तुम जाओ और जेल से बाहर निकलो। अगर तुम्हारे पास वह क्षमता नहीं है तो आज्ञाकारी होकर लोगों के बाहर आने का इंतजार करो। यह कहने के बाद ट्रियो क्वाड ड्यू ने 2 बार अपनी जीभ चटकाई। कितना अजीब है, क्या 20 की उम्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए उठकर एक नया जीवन शुरू करना इतना कठिन है? अगर यह कठिन है, तो इसका मतलब है कि वह सिर्फ दिखावा करता है, सिर्फ बातें करता है और कुछ नहीं करता। इतनी सरल बात में चिंता करने की क्या बात है? उसने फिर से आह भरी। या शायद यह बहुत उथला है, हमेशा अतीत के बारे में चिंता करना जिसे बचाया नहीं जा सकता। याद रखें कि उस तरह के आदमी से कभी प्यार न करें। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो हमेशा भविष्य की ओर देखता हो। ट्रियो क्वाड ड्यू के शब्दों ने चू वैन को चौंका दिया। क्या नायिका है! यदि वह अपनी दादी जितनी आधी भी अंतर्दृष्टिपूर्ण होती, तो उसका दिल इतना नहीं टूटता। पता चला कि मिस्टर लैम उससे थोड़ा अधिक ताकतवर हैं। कम से कम वे रोकर अपनी पत्नी को बता तो सकते हैं। उस दौरान वह सिर्फ अपनी ही लालसा और दर्द को गले लगा सकती थी, जैसे कोई लंबा एकांकी नाटक गा रही हो। जब झोयू अपने भाग्य के बारे में भावुक हो रही थी, झाओ गोवेई ने शांति से एक वाक्य जोड़ा, लेकिन हर किसी को इस तूफानी दर्रे से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कोई भी वयस्कता की ओर छलांग नहीं लगा सकता। यह सिर्फ नकली वयस्कता है। घटनाओं के इस मोड़ ने झोयू को अवाक कर दिया। साहित्य के प्रोफेसर बेहद प्रतिभाशाली थे, बहुत सावधानी से बोलते थे, अपने तर्क बहुत जल्दी बदलते थे और अंत में किसी का पक्ष नहीं लेते थे। आप जो चाहे सोच सकते हैं। यहाँ आइए। त्रियो क्वा दुए ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताओ। चू वान ने चुपचाप अपनी जेब से वो तुओंग वो डिच के लिए प्रचार योजना निकाली। ट्रियो क्वा दुए ने अपना चश्मा पहना और एक बार फिर ध्यान से देखा। फिर वह पहले पन्ने पर वापस गया और उसे फिर से देखा। उसे इतनी सावधानी से देखते हुए चू वैन थोड़ा घबरा गया। बेशक उसने प्रचार योजना बनाने में अपना पूरा प्रयास किया था, लेकिन चूंकि उसने डोंग सियांग और झांग फैंग के साथ इतने लंबे समय तक काम किया था, इसलिए उसे डर था कि उसके स्तर पर बिना एहसास के ही असर पड़ गया होगा। क्या हमारा खेल युद्धरत राज्यों के काल में सेट है? झाओ गोवेई ने पूछा। हाँ। विशेष रूप से कब? यह शुरुआत में था, वर्ष 239 से पहले। क्या किन के राजा ने आधिकारिक तौर पर खुद सरकार संभाली थी? हाँ, झाओ गोवेई एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक विशेषज्ञ थे। हालांकि वह सौम्य और मिलनसार थे, फिर भी उनका विद्वान व्यवहार स्पष्ट था। झोयू उसके बेतरतीब सवालों की वजह से घबरा गई। उसे डर था कि गलत बात कहने से उस पर एक गैर पेशेवर छाप पड़ जाएगी। तुमने यह अवधि क्यों चुनी? झोयू ने हिचकिचाते हुए कहा, पहली महत्वपूर्ण लड़ाई जो हमने डिजाइन की थी,
वह तब थी जब राजा किन ने लाओ ए की विद्रोही सेना को हराया था। इस लड़ाई के बाद राजा किन ने अपने पक्ष में कांटा लू बुवेई को पूरी तरह से हटा दिया और 6 जागीरदार राज्यों को नष्ट करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। हमें लगा कि यह अपेक्षाकृत उपयुक्त शुरुआत थी। हाँ, हम अभी भी यादृच्छिक विवरण जोड़ सकते हैं। झाओ गोवेई ने हंसते हुए कहा, यिंगझिंग, झाओ जी, लू बुवेई, लाओ। यह अश्लील दृश्य वास्तव में एक अच्छा नाटक है। यह वास्तव में शुरुआती अभिनय के लिए उपयुक्त है। वास्तव में उन्होंने इस कारक के बारे में भी सोचा था। हमने इसे बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया है, झाओ गोवेई ने कहा। इस बार झोउ यू विनम्र नहीं था और दृढ़ता से कहा, यह सही है। हम एक अच्छा उत्पाद लाने के लिए दृढ़ हैं और इसे बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं करेंगे। झाओ गोवेई मुस्कुराए और झोउ यू से खेल का परिचय देने के लिए कहा। झोउ यू के मार्गदर्शन में झाओ गोवेई ने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया और अपनी राय देना शुरू किया। उसने जो विचार दिए वे बहुत विस्तृत थे, हर एक पंक्ति में हमेशा सीधे मुद्दे पर आते थे, जिससे झोउ यून को कई बार ठंडे पसीने आ जाते थे। वह अपनी कलम से पागलों की तरह नोट्स बना रहा था। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही दोपहर हो गई। चू वान ने भौहें सिकोड़ी और ट्रियू क्वादुए द्वारा कहे गए हर शब्द को बिना एक शब्द छोड़े याद किया। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने सावधानी से पूछा, क्या हुआ? ट्रियू क्वादुए ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं। मुझे याद है कि तुम्हारे शिक्षक मेरे सामने तुम्हारी तारीफ करते थे और जब भी वे कक्षा के उप प्रमुख का जिक्र करते तो वे तुम्हारी अंतहीन तारीफ करते। चू वान शर्मा गई। शिक्षक बहुत दयालु हैं, ट्रियू क्वादुए ने फिर कहा, लेकिन उन्होंने उस बच्चे जितना जिक्र नहीं किया। ट्रियू क्वादुए ने ठहाका लगाया, एक महिला होना मुश्किल है। चू वान ने चुपके से कमरे के बाहर देखा। शिक्षक अभी भी ली तुआन से बात कर रहे थे। मेज पर रखे बर्तन और चॉपस्टिक हटा दिए गए थे और पुराना पुष्प प्रिंट वाला मेजपोश साफ सुथरे ढंग से बिछा दिया गया था। टेबल बालकनी के बगल में रखी थी। सुबह के समय देखने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन दोपहर में सूरज की हर किरण गर्म आग की तरह चमकती थी, जो सारे ठंडे अकेलेपन को दूर कर देती थी। ली शुन की पीठ पर चमकती सूरज की रोशनी एक अजीब सी गर्माहट का एहसास कराती थी। झोउ यून ने मन ही मन सोचा, उसकी पीठ इस समय बहुत गर्म होगी। शिक्षक लिन ने ली शुन को अपने बेटे की तरह माना। अध्ययन कक्ष का दरवाजा बंद नहीं था। सूरज की रोशनी बाहर से एक अस्पष्ट बातचीत लेकर आई। शिक्षक ने ली तुआन से उसकी वर्तमान नौकरी के बारे में पूछा। उसने कई कंपनियों और शोध संस्थानों का परिचय दिया, लेकिन उसने सभी को मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं है, ली शुन ने धीरे से कहा। आपकी वर्तमान कंपनी बहुत अच्छी है। शिक्षक ने आह भरी। आपको कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। ली शुन, नहीं, मैं बहुत सहज महसूस करता हूँ। लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए। शिक्षक ने अचानक अपना स्वर बदल दिया। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। भविष्य में चाहे आपको कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, आपको निश्चित रूप से सही रास्ता अपनाना चाहिए। उसने ली शुन के कंधे पर अपनी उंगली से प्रहार किया। प्रत्येक शब्द को ऐसे बोला जैसे उसे डर था कि वह सुन नहीं पाएगा। अपने आप को फिर कभी बर्बाद मत करो। दोपहर में शिक्षक लिन को एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार होना था। झाओ गोवेई उन्हें दोपहर के भोजन के लिए रखना चाहता था, लेकिन झोउ यून ने चतुराई से मना कर दिया। हमने आज आपको पहले ही बहुत परेशान कर दिया है और आपने मुझे बहुत सारे विचार भी दिए हैं। आपको वापस जाना होगा और तुरंत समायोजन करना होगा। झाओ गोवेई, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी मत करो। यह खेल एक पल में खत्म नहीं हो सकता।
झो यून ने जाने से पहले उन्हें बार बार धन्यवाद दिया। शिक्षक लिन से बात करते समय ली शुन को सिगरेट की अपनी लालसा को दबाना पड़ा। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर गया, उसने एक सिगरेट जलाई। झो यून झाओ गोवेई के पहले के सुझाव के बारे में सोच रहा था। उसके विचारों ने उसे विकास के लिए बहुत सारे विचार दिए थे। काश वह उसे अक्सर देख पाती, यह बहुत अच्छा होता। वह अभी यही सोच रही थी कि तभी ली तुआन ने कहा, सुश्री ट्रियू क्वादुए हमारी परियोजना के लिए सलाहकार होंगी। अगर भविष्य में आपको कोई समस्या हो तो पूछिए। चू वान ने उसकी ओर देखा। इस तरह के गहन सहयोग को आपने कब समझा? ली शुन ने आगे कहा, कुछ दिनों में मैं गेम के लिए एक प्रमोशन लेख लिखने की कोशिश करूंगा और फिर अपडेट स्पीड के हिसाब से इसे आपको भेजूंगा। हमारे इस प्रोजेक्ट को इतिहास में सबसे ऐतिहासिक रूप से सटीक गेम के रूप में लेबल किया जाएगा। झो यून दंग रह गया और उससे पूछा, अगर प्रोफेसर झाओ नाम के लिए हमारे ऐतिहासिक सलाहकार हैं, तो क्या इससे एक विद्वान के रूप में आपकी छवि प्रभावित होगी? ली शुन, मुझे नहीं पता। झो यून, क्या आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं? ली तुआन, यदि आप उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करने के बारे में इतने चिंतित हैं, तो आप यहाँ क्यों आए? इमारत से बाहर दोपहर की चमकदार धूप ने उन्हें आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। ली शुन ने गलती से झो यूं के चेहरे पर नजर डाली। उसे सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और यह भी नहीं पता था कि झो यूं ने किस तरह का पाउडर लगाया था जिससे उसकी त्वचा सूरज की रोशनी में इतनी चमकदार और पारदर्शी हो गई थी। झो यूं ने हल्के से पलकें झपकाईं, जल्दी से अपने होश में आई और जब उसने पाया कि ली शुन उसे देख रहा है तो उसने गुस्से से कहा, क्या हुआ? ली शुन ने धीरे से कहा, तुम्हारा चेहरा कागज की तरह पतला है। झो यून ने केवल यह सोचा कि वह शिक्षक लिन के घर पर उसके प्रदर्शन का मजाक उड़ा रहा था, इसलिए वह खंडन करने के लिए बहुत आलसी थी। हाँ, तुम्हारे जैसा अच्छा मनोवैज्ञानिक गुण किसके पास है? ली शुन ने सिगरेट मुंह में रखी और चला गया। इस छोटी सी बातचीत ने झो यून को एक जादुई एहसास दिया, जैसे भविष्य देखने की घटना, बेहद परिचित। उसने अपने मन को टटोला। अचानक कॉलेज की एक सुबह याद आई। उसने एसोसिएशन के कार्यालय में नशे में धुत ली शुन को जगाया। फिर वे खाली कार्यालय में पुराने दोस्तों की तरह बातें करने लगे। उस समय भी अभी की तरह ही धूप, पत्ते और एक शांत कोना था। झो यून ने अपना सिर नीचे किया। वे दोनों अपार्टमेंट के गेट की ओर चले। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद घर चला जाऊंगा। ली शुन दूसरी दिशा में चला गया। झो यून ने उसकी पीठ की ओर देखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी नहीं जानती कि ली शुन कहाँ है। जब भी वह उसे देखती, वह कंपनी में होता। वह हमेशा उससे पहले काम पर जाता और उससे बाद में काम छोड़ता। कार्यालय में जब भी वह ऊपर देखती, तो वह उसे विपरीत स्थिति में देखती, सिवाय कभी कभार जब वह खाने, धूम्रपान करने के लिए बाहर जाता। यह वास्तव में बिल्कुल पहले जैसा ही था। खंड 2 अध्याय 23। अजय जनरल का सफल पदार्पण। क्योंकि ट्रियो क्वाड्यू सलाहकार थे, इसलिए लॉन्च के दिन डाउनलोड और पंजीकरण की संख्या अपेक्षा से कहीं अधिक थी। हालांकि यह कैट ल्यूक कंपनी की तरह गेम रैंकिंग में शीर्ष पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन यह एक स्टार्टअप कंपनी के लिए पहले से ही बहुत अच्छा था। इसके अलावा कुछ खुशी की बात यह थी कि वो डिच को उच्च रेटिंग मिली थी, खासकर बाइडू टाइबा फोरम के इतिहास अनुभाग में। एकमात्र आलोचना यह थी कि खेल की सामग्री बहुत कम थी। कई खिलाड़ियों ने एक दिन में ही सभी मिशन पूरे कर लिए थे। झो यूं ने उपयोगकर्ताओं से मिली प्रतिक्रिया पर नजर डाली। उसके दिल में चिंता अस्थायी रूप से कम हो गई। उसने और झाओ टेंग ने खेल की सामग्री लिखना जारी रखा। जहां तक नाममात्र के सीईओ
झांग फेंग की बात है तो उसे आखिरकार नौकरी मिल गई। वह हर दिन खुशी खुशी अपने कंप्यूटर को गले लगाता था ताकि वर्चुअल लाइक की संख्या बढ़ सके। जब उसे गेम में जमा करने के लिए पहली राशि मिली तो झांग फेंग खुशी के आंसू रोया। बहुत मार्मिक, हे भगवान, बहुत मार्मिक। झांग फेंग ने झाओ टेंग को गले लगाया और रोया। कंपनी की स्थापना के बाद से यह पहली आय है। झाओ टेंग ने झांग फेंग को धक्का दिया। अपना चेहरा बचाओ, बूढ़े आदमी। इतनी राशि 10 युआन के मसालेदार नूडल्स का एक कटोरा खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मुझे परवाह नहीं है, यह पहली आय है, पहली आय। झांग फेंग ने झाओ टेंग को गले लगाया और चिल्लाया, इस हद तक कि झाओ टेंग आखिरकार उससे खुश हो गया। यह सही है, इस दिन और युग में 10 युआन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह राशि इस बात का प्रमाण है कि कंपनी ने विकास करना शुरू कर दिया है। डोंग सी यांग चमड़े की कुर्सी पर आराम से बैठे थे, कंपनी के हलचल भरे दृश्य को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, जबकि झो से बात कर रहे थे। वैन, ठीक है, आप सफलतापूर्वक वापस ले सकते हैं और प्रोजेक्ट टीम लीडर का पद किसी पुरुष को दे सकते हैं। चू वैन ने चुपके से दफा हो जाओ को कोसा। डोंग टू डोंग ने तुरंत उसकी ओर इशारा किया, तुम्हारी हिम्मत बॉस को डांटने की, क्या तुम अभी भी काम पर जाना चाहती हो? झूयू ने उसे नजरअंदाज कर दिया। डोंग सी यांग ने अपना सिर घुमाया और ली जून से कहा, अभी अभी वह मुझे अपने दिल में डांट रही थी, क्या तुमने सुना? ली एक्सुएन was reading a book, not bothering to raise his head, saying, she can even scold you with her eyes, next time you should pay more attention. Dong Xiang sneered, if you have the ability, scold me directly. Zhu Yu threw away the stack of papers, saving Zhao Teng from Zheng Fang's poisonous hand. Let's go, let's have lunch, I'll treat. Zhu Yu dragged Zhao Teng to the door. Dong Xiang muttered, still sulking, really stubborn. Also at lunchtime, different from the lively atmosphere at Feiyang Company, in the shopping mall 10 miles away from the startup office area, Cat Lee's office building was extremely quiet. This morning, the leadership had a meeting, and the workload had increased. Because there was another meeting in the afternoon, everyone tacitly postponed their lunch break by half an hour. In the director's office, Wang Ke was responsible for managing the projects and reporting the situation to Fang Jijing. Previously, after the internet conference ended, Fang Jijing had arranged the tasks उसके लिए, उसे एक कंपनी का अनुसरण करने के लिए समय बिताने के लिए कहा। वोंग खोआ ने सोचा कि यह एक प्रतियोगी है, लेकिन जांच करने के बाद उसने पाया कि यह सिर्फ एक छोटी सी कंपनी थी जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। इसकी स्थापना के बाद से अब तक इसने कभी कोई उत्पाद लॉन्च नहीं किया था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाल ही में एक अधीनस्थ ने उन्हें एक ऐतिहासिक रणनीति गेम की सिफारिश की, जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि यह काफी अच्छा था। हालांकि सामग्री सीमित थी, लेकिन डिजाइन बहुत विस्तृत था। वांग के ने इसे डाउनलोड किया और इसे आजमाया, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह उस छोटी कंपनी का उत्पाद था जिसका उल्लेख फेंग झिजिंग ने पहले किया था। वांग के ने अपना सिर उठाया। फेंग झिजिंग अभी भी खेल को आजमाने पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा था। आधे घंटे से अधिक समय बाद वांग के का पेट भूख से गुर्रा रहा था। फेंग झिजिंग धीरे से बोला, आप इस खेल के बारे में कैसा महसूस करते हैं? वांग के ने जवाब दिया, एक नई स्थापित छोटी कंपनी के लिए इसे अपेक्षाकृत अच्छा कहा जा सकता है। फेंग झिजिंग, अन्य कंपनियों के बारे में क्या? वांग के ने कहा, सामग्री खराब नहीं है, यह वर्तमान लोकप्रिय स्वाद से थोड़ा अलग है। यह केवल प्रतिष्ठा बनाता है, लेकिन पैसा नहीं कमाता है। फेंग झिजिंग हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। वास्तव में यह कथन पसंद आया। वांग के ने टिप्पणी जारी रखी, लाभ यह है कि सामग्री वास्तव में सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई है,
विशेष रूप से कथानक काफी चतुर है, जिससे खिलाड़ियों को ऐसा लगता है कि वे खेल के पात्र हैं। यह साबित करता है कि उन्होंने शोध किया है। कथानक और विषय वस्तु के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सलाहकार के रूप में ट्रियो क्वा ड्यू को भी आमंत्रित किया। हालांकि यह भी एक दोधारी तलवार है, जो अनजाने में उनके लिए एक कठिनाई पैदा कर रही है। जो खिलाड़ी केवल तैयार भोजन खाना पसंद करते हैं और सोचने में आलसी हैं, वे निश्चित रूप से इस खेल में पैसा जमा नहीं करेंगे। जहां तक उन खिलाड़ियों की बात है जो कठिन सोचने के लिए तैयार हैं, वे पैसे खर्च करने के बारे में बहुत सुनिश्चित हैं, इसलिए उनका यह खेल बदले में कुछ भी प्राप्त किए बिना केवल प्रयास की बर्बादी है। फेंग झिजिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका आकलन बहुत सटीक है। इस समय गांव जियानहोंग अंदर चला गया। वांग के ने जल्दी से अभिवादन किया। काओ टोंग। गांव जियानहोंग ने सिर हिलाया। फेंग झिजिंग ने गाओ जियानहोंग को अपना सेल फोन दिया और वांग के से कहा, तो आप जानते हैं कि इसे कैसे बदलना है ना? वांग के दंग रह गया। राष्ट्रपति फेंग ने फैसला किया। फेंग ज़ीजिंग, आप इस परियोजना के लिए जिम्मेदार हैं। आप लोग नाम तय करें। यह एक ही शैली और सेटिंग होनी चाहिए, लेकिन खेल में कठिनाई को थोड़ा कम करना होगा। गतिविधियों की संख्या बढ़ानी होगी। वांग के को अप्रत्याशित रूप से मिशन मिला। एक पल के लिए वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका। फेंग ज़ीजिंग ने उसे हतप्रभ देखा और उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, आपको बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बस जो उपलब्ध है उसका फायदा उठाओ। मुझे इस प्रोजेक्ट से कोई बढ़िया परिणाम प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि आप गेम वो तुओंग वो डिच के खिलाड़ियों को जीतें। वांग के, यह कोई समस्या नहीं है। वे हमारे बेहतर प्लेटफॉर्म के लिए पूरी तरह से अतुलनीय हैं। वांग के ने अपने दिल में लगातार शिकायत करते हुए कहा। उनके पास पहले से ही 2 प्रोजेक्ट थे। अब एक और जुड़ जाने के बाद उन्हें डर था कि उन्हें अगले आधे साल तक ओवरटाइम करना पड़ेगा। ओह ठीक है। फेंग ज़ीजिंग ने फिर से कुछ सोचा और वांग के को निर्देश दिया। मेरे लिए उनकी ऑनलाइन रेटिंग कम करने के लिए किसी को काम पर रखो। मैं चाहता हूँ कि उनकी औसत रेटिंग एक सप्ताह के भीतर 6 से नीचे हो जाए। वांग के ने उत्तर दिया, यह बहुत सरल है। उनके गेम में मूल रूप से केवल कुछ ही खिलाड़ी थे और उनमें से अधिकांश झाओ गो वेई द्वारा अनुशंसित थे। झाओ गो वेई। यह सही है, यह सही है। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो मुझे याद आ गया। फेंग ज़ीजिंग ने वांग के से कहा, किसी को उसके पेज को परेशान करने के लिए भेजो। कुछ पेज काम पर रखो। ऑनलाइन समाचार में कहा गया था। उसने अपनी नाक खुजाते हुए ध्यान केंद्रित किया। इसमें कहा गया था, बूढ़ा प्रोफेसर अपनी गरिमा खो देता है, पैसे के प्रलोभन में आ जाता है, खेल का प्रतिनिधित्व करता है। यह शीर्षक है। जहां तक विषय वस्तु का सवाल है, आप लोग खुद ही इसका पता लगा सकते हैं। इसे गेम वेबसाइट, उसके व्यक्तिगत पेज और विश्वविद्यालय फोरम पर मेरे लिए पोस्ट करें। वांग के ने प्रत्येक वाक्य को याद करते हुए सिर हिलाया। गाओ जियानहोंग अपने फोन के साथ खेल रहा था और उदासीनता से बोला, झाओ गोवेई लगभग 60 साल का है। तो क्या? फूंग ची तिन्ह ठंडी हंसी हंसा, आप बूढ़े हो गए हैं और अकादमिक शोध पर ध्यान नहीं देते, बल्कि युवाओं के काम में टांग अड़ाते हैं। आपने अपने ऊपर एक खराब प्रतिष्ठा ला दी है। आप किसे दोष दे सकते हैं? एक बात है जिसने सभी को सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि बुद्धिजीवियों का स्वभाव इतना कमजोर होगा कि चंद सिक्कों के लिए झुक जाएंगे। अगर हमें पता होता तो हम उससे विज्ञापन देने के लिए कहते। काओ किएनहांग, उस घटिया कंपनी को पैसा कहाँ से मिलता है? यह शिक्षक छात्र संबंध के कारण ही होगा। ट्रियो क्वा दुए के पति मेरे स्कूल में प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर हैं। फोंग ची तिन्हा, आपके इतने अच्छे संबंध हैं, आपने पहले मदद क्यों नहीं मांगी? काओ जियानहोंग ने शांति से उसे उत्तर दिया। इस गेम वो तुओंग वो डिच के प्रकट होने से पहले
आपने युद्धरत राज्यों की अवधि से कोई गेम बनाने की योजना नहीं बनाई थी। फोंग ची तिन्ह ने ठंडे स्वर में नाक भौं सिकोड़ी और वोंग खोआ से कहा, बस मुझे शाप देने के लिए किसी को काम पर रख लो। डांट जितनी शर्मनाक होगी उतना ही अच्छा होगा। इस तरह के पुराने जमाने के व्यक्ति को प्रतिष्ठा की सबसे अधिक परवाह है। उसे डांटने से या तो उसकी मौत हो जाएगी या उसकी चमड़ी और हड्डियां उखड़ जाएंगी। बोलने के बाद उन्होंने काओ जियानहोंग की ओर देखा और व्यंग्यात्मक रूप से पूछा, क्या जनरल काओ के पास कोई टिप्पणी है? काओ जियानहोंग ने फोन रख दिया। यह आप पर निर्भर है। फोंग ची तिन्ह ने मुड़कर वोंग खोआ से पूछा, इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा? वोंग खोआ, यदि आप केवल दिखावट बदलना चाहते हैं तो बस ग्राफिक्स ठीक कर दीजिए और काम हो गया। हमारी कंपनी ने 3 राज्यों के बारे में एक गेम बनाया है। बस उस गेम की जगह युद्धरत राज्यों की पृष्ठभूमि डाल दी है। 2 महीने। तुम्हें आधा महीना दे दो और तुम्हें मेरे लिए इसे पूरा करना होगा, फेंग जी जिंग ने कहा। वांग के ने मन ही मन विलाप किया। फेंग जी जिंग, आधे महीने के भीतर मुझे पहले रास्ता बनाने के लिए एक अच्छी विज्ञापन एजेंसी ढूंढनी होगी। मुझे इसे शानदार बनाना है। वांग के ने नई परियोजना स्वीकार कर ली। जल्दी से टीम के सदस्यों को एक बैठक के लिए इकट्ठा करने के लिए वापस आ गया। फेंग जी जिंग अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसकी आत्मा तरोताजा हो गई। कैटली कंपनी की उत्पादकता आश्चर्यजनक थी। 1 सप्ताह से भी कम समय में मंचों पर वो तुओंग वो डिच का मूल्यांकन स्कोर बेहद कम स्तर पर गिर गया था। यह देखकर कि स्कोर गिर गया था, झांग फेंग ने स्कोर को वापस ऊपर लाने के लिए एक दुर्लभ तरीके से ओवरटाइम काम करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। दुर्भाग्य से एक व्यक्ति की क्षमता बहुत कमजोर थी। 2 हाथ 4 हाथों से नहीं लड़ सकते थे। वह केवल स्कोर को गिरते हुए देख सकता था। वह इतना क्रोधित था कि उसका दम घुट गया। कौन? आखिर यह कौन है? क्या आपके पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए आप हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं? हमारी छोटी सी कंपनी ने किसके साथ खिलवाड़ किया? झू यून ने दुर्भावनापूर्वक गिरते स्कोर को देखा, स्पष्ट रूप से समझ रही थी कि यह किसकी मास्टरपीस थी। सेना को परेशान होने से बचाने के लिए उसने झांग फेंग के समूह से कैटली कंपनी के मामले का उल्लेख नहीं किया, केवल भ्रमित झांग फेंग को आश्वस्त किया। बस अपना काम अच्छी तरह से करो, अब इस बारे में चिंता मत करो। झांग फेंग ने बार बार अपनी छाती थपथपाई। मैं इसे रोक नहीं सकता। झू यू ने ली शुन की ओर देखा। इस बार वह कोई किताब नहीं पढ़ रहा था, बल्कि कागज पर कुछ लिख रहा था, बहुत ध्यान लगा रहा था। वो तुओंग वो डिच के मामले को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। झो यू उसकी आत्मा से प्रभावित थी। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया, लेकिन इस मजबूरी ने जल्दी ही अपना असर खो दिया। कुछ ही समय बाद कैट ल्यूक कंपनी ने प्रोफेसर ट्रियू क्वाड्यू को बदनाम करने वाला लेख मंचों और सोशल नेटवर्क पर फैला दिया। आम जनता को इस घटना के बारे में केवल अस्पष्ट जानकारी थी और उन्होंने टिप्पणी की कि जीवन अनुचित है, और प्रोफेसर ने पैसे के लिए अपना जीवन भी बेच दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शिक्षक अच्छे लोग नहीं थे, वे सभी पाखंडी थे। ट्रियू क्वाड्यू के कई प्रशंसकों ने भी इतिहास के खेल के लिए उनके सलाहकार होने पर अपनी निराशा व्यक्त की। विनम्र लोगों ने कुछ वाक्यों की आलोचना की, भावुक लोगों ने निर्दयता से कोसा। इस बार झो यूं अब उदासीन नहीं रह सका, लेकिन ली शुन अभी भी पहले की तरह केवल किताबें पढ़ने और अपना काम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इस मामले को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। झो यू ने उसे ढूंढा बात करते हुए उससे पूछा कि अब क्या करना है। ली तुआन ने जवाब दिया, तुमने पहले ट्रुओंग फोंग को कैसे सांत्वना दी थी, बस अपना काम अच्छे से करो, अब इस बारे में चिंता मत करो। बेशक झो यून को याद आया कि उसने क्या कहा था, लेकिन इस बार यह झाओ गोवेई से संबंधित था।
उसे वह दयालु और मिलनसार प्रोफेसर याद आया, फिर ऑनलाइन लेख याद आए, और भौहें सिकोड़ते हुए, इस स्तर को बदनामी माना जाता है। ली शुन, इस तरह के बेवकूफ लेख हर जगह हैं। झोउ यून चुप था। ली शुन ने देखा और झोउ यून के मुंह के बाएं कोने पर गर्मी के कारण कुछ दाने देखे। उसने अपनी कलम नीचे रखी और व्यंग्यात्मक ढंग से उससे कहा, हर दिन तुम इस और उस बारे में चिंता करती हो, तुम मेरी चिंता क्यों नहीं करती? चू वान ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, आप मजबूत और बहादुर हैं। क्या आपको अभी भी दूसरों को अपनी चिंता करने की आवश्यकता है? ली तुआन ने शांति से कहा, मैं ट्रियू क्वा दुए की यात्रा के लिए कुछ चीजें खरीदूंगा। चू वान, क्या आप नहीं जा रहे हैं? ली शुन, मैं जा सकता हूँ, लेकिन मेरी शक्ल स्वाभाविक रूप से कपटी है, तुम्हें यह भी पता है। ली शुन ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। झोउ यू ने भौहें सिकोड़ी, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? ली शुन कभी भी फुई झुओ से पैसे नहीं मांगेगा। उसका वेतन पहले से ही सभी उपकरण खरीदने में इस्तेमाल हो चुका है। ली शुन, अभी भी कुछ पैसे चाहिए? झोउ यून, कोई जरूरत नहीं, मैं डोंगसी यांग से पूछूंगा। ली शुन ने कार्ड टेबल पर रख दिया और अपनी किताब पढ़ना जारी रखा, शांति से कहा, इसे ले लो, खरीदने के लिए महंगा वाला चुनो, इसे मेरे विचार का हिस्सा मानो। झोउ यून ने धीरे से कार्ड लिया, पूछा, पासवर्ड? ली शुन, 6 नंबर 8। झोउ यून। खंड 2 अध्याय 24। ट्रियो क्वा दुए से माफी मांगने की प्रक्रिया चू वैन के विचार से कहीं अधिक तेजी से हुई। ऑनलाइन अफवाहों का इस प्रोफेसर पर कोई असर नहीं हुआ। झाओ गोवेई ने उससे कहा, तुम्हें ली शुन की दृढ़ इच्छाशक्ति सीखनी होगी। झोउ यून, प्रोफेसर। झाओ गोवेई, तुम बस सब कुछ अपने दिल में रखो, अंत में कुछ भी काम नहीं आएगा। झोउ यून, मुझे उनसे ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं थी। झाओ गोवेई, तुम पहले से ही इतनी बूढ़ी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमने नहीं देखा हो। उस समय तुम्हारी लड़ने की शक्ति उनसे कई गुना अधिक मजबूत थी। झोउ यून। झाओ गोवेई, यदि तुमने हमारी मदद की है, तो निश्चित रूप से तुमने खुद को जनता की राय का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम अच्छे से करो, समय सब कुछ शांत कर देगा। तुम्हारे पति सही कह रहे हैं, हमारा भाग्य भी कठिन है, खासकर तुम्हारा, तुम्हें मजबूत होना होगा। झाओ गोवेई के शब्दों को सुनकर झोउ यून के होठों पर दाने धीरे धीरे गायब हो गए। फैंग झिजिंग के हमलों के तहत जनरल वू दुश्मन बहुत प्रभावित हुआ था। पंजीकरण या डाउनलोड की संख्या की परवाह किए बिना दोनों में काफी कमी आई। जब खेल कोफी डुओंग कंपनी द्वारा जारी किया गया था तब जीवंत माहौल बहुत कमजोर हो गया था। जिस व्यक्ति ने झोउ यू को सबसे अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कराया वह हमेशा चिल्लाने वाला झांग फांग नहीं था, बल्कि आलसी और उदासीन झाओ टेंग था। हालांकि झाओ टेंग झांग फैंग की तरह हर दिन शिकायत नहीं करता था, लेकिन प्रोग्रामर का अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका बहुत अनोखा था। झोउ यून उसके द्वारा लिखे गए कोड की हर पंक्ति को पढ़ सकता था। बहुत सोचने के बाद उसने झाओ टेंग के साथ वैचारिक काम करने का फैसला किया। उस दिन झाओ टेंग सिगरेट पीने के लिए आग से बचने के लिए बाहर गया और झोउ यून जल्दी से उसके पीछे चला गया। झाओ टेंग ने उसे देखा और मजाक में पूछा, क्या हुआ? क्या तुम भी परेशान हो और चिकित्सा की पढ़ाई करने की योजना बना रही हो? झोउ यून ने कहा, जब मैंने धूम्रपान करना सीखा तब तुम अभी भी प्राथमिक विद्यालय में थी। झाओ टेंग दंग रह गया। उसने झोउ यून को देखा, अपनी जीभ चटकाई और कहा, तुम इसे अच्छी तरह से छिपा रही हो। क्या तुम्हारे पास अभी भी टैटू नहीं है? नहीं, वह। तुमने धूम्रपान छोड़ दिया? हाँ। क्यों? थोड़ा और जीना चाहती हो? झाओ डुंग ने ठहाका लगाया और धूम्रपान जारी रखा।
चू वैन उसके बगल की दीवार पर झुक गया और बोला, हाल ही में आपकी प्रोग्रामिंग की गुणवत्ता में बहुत गिरावट आई है। त्रियू डांग शर्मिंदा था। चूंकि आप कार्यालय से बाहर हैं, इसलिए क्या आप कृपया काम का जिक्र नहीं कर सकते? फिर मैं आपके धूम्रपान खत्म करने का इंतजार करूंगा और फिर बात करूंगा। त्रियू डांग की चाल विफल हो गई और उसने आखिरकार अपनी सिगरेट नीचे रख दी, यह दिखावा करते हुए कि वह उसे अपने ऊपर रौंदने दे। चू वान उससे खुश था। अपने दिमाग को ताज़ा करो। त्रियू डांग थक गया था। अपने दिमाग को ताज़ा करना बेकार है। आप वर्तमान स्थिति देख सकते हैं। उसने झोयू की ओर देखा। क्या तुम जानते हो कि कौन सी कंपनी हमें रोक रही है? झोयू ने पूछा। कौन सी कंपनी? कैट ल्यूक। तुम्हें कैसे पता? मेरा एक दोस्त है जो कैट ल्यूक में काम करता है, उसने मुझे यह बताया। क्या बताया? झाओ टेंग ने गहरी सांस ली और एक एक शब्द बोला। यह बताया कि उन्होंने एक मीटिंग की थी और उसी शैली का एक गेम बनाने और अगले महीने इसे रिलीज करने का फैसला किया था। वह खिड़की से सटकर खड़ा हो गया और ठंडी सांस लेते हुए बोला, हम अभी रास्ता बनाने के शुरुआती चरण में हैं, वरना तुम्हें क्यों लगता है कि वे इन चीजों पर पैसा बर्बाद करने के लिए इतने स्वतंत्र हैं? बोलने के बाद उसने सिगरेट का बट जमीन पर फेंक दिया। हर कोई जानता है कि उनका प्लेटफॉर्म कैसा है, उनके संसाधन कैसे हैं, उनकी कंपनी में खिलाड़ियों की संख्या बस बेतरतीब ढंग से पंजीकृत होती है और उन्होंने हमें पहले ही कुचल दिया है। हम और क्या कर रहे हैं? बोलने के बाद झाओ टेंग को एहसास हुआ कि वह थोड़ा ज्यादा उत्साहित था और उसने हवा को पंखा करने के लिए अपना हाथ उठाया। चू वान चुप रहा। त्रियू डांग ने अजीब माहौल महसूस किया और धीरे से कहा, मैं पहले अंदर जाऊंगा। त्रियू डांग, जैसे ही वह जाने वाला था, चू वान ने उसे वापस बुलाया। झाओ टेंग ने सोचा कि झोयू अपनी भावनाओं को वेंट करना चाहता है, इसलिए वह अप्रत्याशित रूप से रुकता है। सटीक होने के लिए, यह मुझे और ली एक्सन होना चाहिए। हमारे पास उस कंपनी के खिलाफ एक व्यक्तिगत शिकायत है। झाओ टेंग समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है। कौन सी कंपनी है? कैट ल्यूक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कंपनी। उस समय LYXUN दिमाग था। लेकिन जब उन्होंने पहली बार अपना व्यवसाय शुरू किया, तो उन्होंने उसके साथ कुछ हुआ। तुम्हें पता है, वह जेल चला गया। और वह जेल इसलिए गया क्योंकि उसने कैट ल्यूक के दूसरे मालिक को अंधा कर दिया था। त्रियू डांग ने अपना मुंह चौड़ा किया। चू वैन ने कहा, क्या तुम्हें हमेशा यह जिज्ञासा नहीं होती कि मैं इस कंपनी में काम करने क्यों आया? ली शुन के जेल से रिहा होने के बाद उसने किसी तरह इस जगह को अपने शुरुआती बिंदु के रूप में चुना और मैं हमेशा उसके पक्ष में रहा हूँ। बस इतना ही। झाओ टेंग अभी भी अचंभित था। झो यून ने सीधे उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें ये कहानियां इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले, हम कभी हार नहीं मानेंगे। झाओ टेंग का मुंह आखिरकार थोड़ा बंद हो गया। झो यून, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे हमें कैसे दबाते हैं या बदनाम करते हैं। भले ही यह परियोजना वास्तव में एक मृत अंत तक पहुंच जाती है, हम एक और काम करना जारी रखेंगे और तब भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। जब तक हम जीत नहीं जाते, हम सफल नहीं होते तो रुकेंगे नहीं। झो यून की कहानी की सामग्री बेहद चौंकाने वाली थी, जैसे उफनती लहरें, लेकिन उसका स्वर पूरी तरह से शांत था। झाओ टेंग अवाक रह गया और अपनी आवाज वापस पाने से पहले बहुत देर तक घूरता रहा। 1 मिनट रुको। मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी थोड़ा उलझन में हूँ। उसने अपना मुंह ढक लिया, जल्दी से उसके अभी अभी कहे गए शब्दों को पचाते हुए, जमीन पर घूरते हुए और बुदबुदाते हुए। नहीं, यह सही है। कैट ल्यूक के 2 बॉस, एक का उपनाम काओ है, दूसरे का उपनाम फोंग है। मैंने किसी की आंख खोने के बारे में नहीं सुना है। चू वान, यह फोंग है। उसे इतना घमंड है कि उसने मीडिया का मुंह बंद रखा।
और ऐसी बातें न कहना सामान्य बात है। त्रियू डांग ने फिर पूछा, तो फिर ली तुआन ने उसे क्यों पीटा? Zhou Yu did not reply. This is Li Xuan's personal matter. I cannot say. You just understand that there is a grudge. Zhao Teng sighed and said, I heard Zheng Fang say that Li Xuan went to prison for 6 years. It has been so long and the two of you still have a grudge in your heart. It seems like the grudge is not small. Zhu Yu smiled slightly. That's right. This is also where Zhu Yu felt sarcastic. Everyone says that time will fade everything, but many years have passed. The pain brought by love has almost worn away, but the aftertaste of hatred still lingers on. It's like old wine. The more you smell it, the more intoxicating it becomes. It still looks like nothing is different, but just a whiff of it has seeped into the bottom of your heart. Zhu Yu also understood. All of this proves that they are not tolerant people and are always picky. Occasionally they will ask themselves why. Why are you like this? Why am I like this? But after asking, there is still no answer. They do not hesitate to jump in, struggling in the sea of suffering. हालांकि ट्रियू डांग ने अपना संयम वापस पाया। तुमने कहा था कि ली तुआन उस कंपनी का दिमाग था जिसे तुम लोगों ने पहले शुरू किया था। हाँ, क्या यह वही आदमी है ली तुआन जो मेरी कंपनी में कुछ नहीं करता है? यह सही है, यह वही था, लेकिन झो यून को यह पसंद नहीं था कि लोग उसे इस तरह बुलाते थे। इसलिए उसने झाओ टेंग से कहा, वह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। झाओ टेंग भी इस बात से सहमत था, यह वास्तव में बिल्कुल सही नहीं है। अगर वह सिर्फ एक मुफ्तखोर है, तो वह अजीब व्यक्तित्व बहुत ज्यादा लगता है। उसने झो यून को देखा और कहा, इसके अलावा वह उसकी बहुत आज्ञाकारी है, जैसे कि वह आदेशों का पालन कर रही हो। झो यून ने यह वाक्य न सुनने का नाटक किया। यह सही है, इसलिए अब जीली हमें दबा रही है। इसका कारण यह भी है कि यह सही है, यह मेरे और ली शुन की वजह से है। झो यून को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मुझे इस बारे में सभी से माफी मांगनी होगी। हमने बहुत सी बातें छिपाई हैं। मैंने सोचा था कि कोई भी हलचल होने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी हमारी ओर ध्यान देंगे। इस मामले ने कंपनी को प्रभावित किया है। मैं राष्ट्रपति डोंग को यह स्पष्ट करने के लिए अपने शब्दों का सावधानीपूर्वक चयन करूंगा। पहले दिन से जब आप दोनों काम पर आए, मुझे लगा कि कुछ अजीब है, तो इसका एक कारण था। त्रियू डांग ने निष्कर्ष निकाला, तो भविष्य में हमें अभी भी इस तरह से लड़ना होगा। चू वान ने एक क्षण सोचा, फिर धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो क्या होगा? त्रियू डांग ने उसके भारी चेहरे को देखा, वह हंसा, हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी हम एक ही नाव पर सवार हैं। अधिक से अधिक हम सब एक साथ मिट्टी खाएंगे। यदि आप दोनों नहीं आते तो हम अधिक से अधिक 1 या 2 साल ही टिक पाते। हम पहले से ही दिवालिया हो चुके हैं, डरने की क्या बात है? हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम दिवालिया होने वाले हैं। झाओ टेंग ने एक और सिगरेट निकाली। कारण जानना अच्छा है। जब दुश्मन अंधेरे में हो और हम उजाले में हो, तो यह बहुत कष्टप्रद होता है। हालांकि अभी भी निपटने के लिए अनगिनत परेशान करने वाले मामले थे। झाओ टेंग को यह कहते हुए सुनकर झो यून ने राहत की सांस ली। अपने हाथ को ऊपर उठाकर उसके सिर को सहलाने से खुद को रोक नहीं पाई। हे भगवान, तुम क्या कर रहे हो? ट्रियू डांग ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? तुम अभी बच्चे हो। उसने झाओ टेंग के कंधे पर हाथ रखा। इसके अलावा शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो, लेकिन कैटली कंपनी को चट्टान नहीं माना जा सकता। झाओ टेंग ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। झो यून ने उसे अपने करीब खींचा, रहस्यमय तरीके से कहा, चट्टान वास्तव में हमारी तरफ है। जब झाओ टेंग इस वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था, तो झो यून ने उसे छोड़ दिया और उसे प्रोत्साहित किया।
खुश रहो। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह मुड़ी और अंदर चली गई। त्रियू डांग ने उसे पुकारा, अरे! चू वैन ने अपना सिर पीछे घुमाया। मुझे तुमसे एक आखिरी सवाल पूछने दो। बोलो। तुम्हारा और उस बेकार आदमी का ब्रेकअप कब हुआ? यह सवाल परियोजना की समस्या की तुलना में 10,000 गुना अधिक अजीब और तेज था। झो यू को पता नहीं था कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। उसने थोड़ी देर के लिए झाड़ी के चारों ओर हराया और अंत में इसे टाल दिया। झाओ टेंग को सहलाने के बाद उसने इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता पूरी करने के बारे में माना। मॉल। गनपाउडर के धुएं के दृश्य में प्राचीन शहर की दीवार से और वह मिचली महसूस कर रही थी। दूसरा। लेकिन फोंग ची तिन्ह ने यह देख लिया। चू वैन। फोंग ची तिन्ह ने उसे पुकारा। चू वान को घृणा महसूस हुई जब उसने फोंग ची तिन्ह की आवाज सुनी। उसने अपना सिर घुमाया। फोंग ची तिन्ह मुस्कुराई और बोली, क्या संयोग है, तुम भी यहाँ हो? चू वान ने उसकी ओर देखा। क्या कुछ गड़बड़ है? फोंग ची तिन्ह, पुराने सहपाठी, बहुत समय हो गया मिलते हुए, क्या तुम थोड़ी बातचीत नहीं करना चाहते? चू वान इतना आलसी था कि वह नकली दोस्ताना भाव नहीं दिखा सका। हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। फोंग ची तिन्ह, क्या आप जानते हैं कि 7 नेशंस वॉर गेम टेस्ट बोर्ड कितने अंकों का है? चू वान ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। फोंग ची तिन्ह ने इत्मीनान से कहा, क्या आप जानते हैं कि हमने विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च किया है? चू वान रुक गया और पीछे मुड़ा। इसे विज्ञापन कहते हैं? फोंग ची तिन्ह ने कंधे उचकाए और कहा, तो आप विज्ञापन क्या समझते हैं? यदि यह प्रभावी है तो यह विज्ञापन है। चू वान ने उसकी ओर देखा। आपकी विज्ञापन योजना किसने बनाई? फोंग ची तिन्ह मुस्कुराया और कहा, आप क्या पूछना चाहते हैं? चू वान चुप हो गया। फोंग ची तिन्ह ने आगे कहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या काओ किएन हांग भाग लेंगे या नहीं? उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, न केवल उन्होंने इसमें भाग लिया, बल्कि वे ट्रियो क्वाड ड्यू के मामले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार भी थे। यदि वह इस पेशे में इतने सारे रहस्यों को उजागर नहीं कर सकता, तो क्या वह इसमें सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा? झूयू ने पछताते हुए पूछा। फेंग जी जिंग उसके सामने चला गया। वे कई सालों से एक दूसरे से झगड़ रहे थे, लेकिन आज वे अकेले एक दूसरे का सामना कर रहे थे। वह आखिरकार नाटक करने के लिए बहुत आलसी था। आपका हालिया खेल कैसा है? क्या आपकी प्रतिष्ठा 1000 फीट नीचे गिर गई है? अरे नहीं, वह तरकीब 1000 फीट की ऊंचाई पर भी नहीं चढ़ सकती। फोंग ची तिन्ह लंबा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने चू वैन को एक वरिष्ठ की तरह देखा। क्या आप जानते हैं कि हमारे 2 उत्पादों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? फोंग ची तिन्ह ने चू वैन को घूर कर देखा। उसकी बाईं आंख में कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी दाहिनी आंख भयंकर और तेज थी। तुम्हारी आंख को केवल कुछ ही लोग प्यार करते हैं, लेकिन हमारी आंख की परवाह हर कोई करता है। आपकी थोड़ी प्रतिष्ठा हिलने पर ढह जाएगी, लेकिन हमारी प्रतिष्ठा अभी भी पैसे कमा सकती है। इस नींव के आधार पर, जब तक हम प्रतिष्ठा पहलों को हिट करने के लिए कुछ छोटे कदम उठाते हैं। उसने अपने हाथों से ताली बजाई। तब हम पूरी तरह से जीत गए हैं। फेंग जी जिंग के बोलने के बाद वह अचानक बड़े मुस्कुराए और उनके मसूड़ों की नसें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। झो यू, उसने उससे बेहद उदासीन स्वर में कहा, क्या आपको नहीं लगता कि यह दृश्य बहुत परिचित है? खंड 2 अध्याय 25। झो यू लगभग अपनी जान बचाने के लिए भागा। वापस आते समय वह लगातार सोचती रही कि क्या वह भागते समय फोंग ची तिन्ह के सामने डर दिखाएगी? क्या वह देख पाएगा कि वह भाग रही है? चू वैन को भी पता था कि यह एक बेकार समस्या है, लेकिन वह अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकी, इसलिए वह और भी अधिक भ्रमित हो गई।
इतने सालों के बाद भी वह अभी भी खुद पर काबू नहीं पा सकी। वह कभी भी फोंगची तिन्ह को नहीं देखना चाहती थी। उसकी आवाज सुनते ही उसका पूरा शरीर अंदर से ठंडा हो जाता था। कैसा अभिशाप है! जितना अधिक चू वैन इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि उसे उसे कुछ बार डांटना चाहिए था, उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। इस विचार ने झो यू को एक मृत अंत में गिरा दिया। उसका दिमाग अभी अभी फेंग जी जिंग के शब्दों और आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति से भरा हुआ था। साथ ही प्रोफेसर झाओ गोवेई की निंदा करने वाले उनके द्वारा लिखे गए लेख और शॉपिंग मॉल में लटके पोस्टर भी थे। झो यू कार से बाहर निकला, बियर के 5 डिब्बे खरीदने के लिए एक सुविधा स्टोर में भाग गया, फिर कंपनी में वापस आ गया और खुद को राहत देने के लिए आग से बचने के लिए बीच में बैठ गया। जब उसने तीसरा कैन पिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सालों पहले की प्रतियोगिता याद आ गई। अब भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी तब थी। फोंगची तिन्ह ने उसे उससे बहुत नफरत कर दी, लेकिन कुछ भी न कर पाने के कारण वह खुद से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। शराब ने उसे कमजोर महसूस कराया। बची हुई समझदारी ने उसे बताया कि उसे बाद में काम करना जारी रखना होगा। उसने अपना माथा पकड़ा और 1 दर्जन गहरी सांसें ली। इसका एकमात्र प्रभाव यह था कि मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और मूड बिल्कुल भी स्थिर नहीं था। यह वास्तव में एक संयोग था कि इस समय ली जुन, झाओ टेंग और झांग फांग धूम्रपान करने के लिए सीढ़ियों पर चले गए। झांग फैंग गर्व से आगे बढ़ रहा था। अचानक वहां किसी को बैठा देखकर वह चौंक गया। हे भगवान! उसने अपनी छाती पकड़ ली, यह महसूस करते हुए कि यह झो यू की आकृति थी। टीम लीडर झो क्या कर रहा है? झांग फैंग ने जल्दी से बियर की गंध ली, अपनी नाक को ढक लिया। क्या आप पी रहे हैं? हालांकि झांग फैंग आमतौर पर पागल दिखता था, लेकिन जब निर्णायक क्षण आया तो वास्तव में उसके पास कुछ विवेक था। उसने सिगरेट फेंक दी, ध्यान से चू वैन के पास गया, उसके आंसुओं से सने चेहरे को देखा और तुरंत स्तब्ध रह गया। त्रुओंग फोंग ने भयभीत होकर अपना सिर घुमाया, अपने पीछे खड़े 2 लोगों की ओर देखा और कहा, रो, अभी से। झाओ टेंग ने ली शुन की तरफ देखा, ली शुन ने चुपचाप उसकी पीठ की तरफ देखा। हमेशा मजबूत रहने वाली महिला सीढ़ियों पर छिपकर अकेले रो रही थी। इस स्थिति का सामना करते हुए झांग फैंग थोड़ा घबरा गई और खुद को धीरे से पूछने से नहीं रोक पाई, क्या यह इसलिए है क्योंकि काम का दबाव बहुत ज्यादा है या प्रेसिडेंट डोंग ने तुम्हें डांटा है? झांग फैंग ने कहा और वह करीब आ गया। स्वाभाविक रूप से हमारी गर्लफ्रेंड में बदलना चाहता था। दुर्भाग्य से इससे पहले कि उसका नितंब जमीन को छूता, ट्रियो डांग ने उसे ऊपर खींच लिया। चलो चले, झाओ टेंग ने धीमी आवाज में पूछा। क्या? झाओ टेंग ने कुछ नहीं बताया। झांग फांग को बाहर निकाला, दरवाजा बंद किया और ली जुन को अकेला छोड़ दिया। चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं रही। ली जुन ने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी, मानो वह समय और स्थान को भेद रही हो और उस समय उसके दिमाग में चल रही सारी उलझन को तोड़ रही हो। झो यू कई साल पहले वापस चली गई थी, पत्थर के पुल के पास बैठी हुई। उसके सामने रात में लहराती झील थी, लहराते विलो के बगल में, और उसके पीछे वह युवक था जिसने उसे गहरे रसातल से बाहर निकाला था। ली शुन, तुम क्यों रो रही हो? झो यू ने थोड़ा संभलकर अपनी आंखें पोंछी और धीरे से कहा, मैं अभी शॉपिंग मॉल गई थी और गलती से फेंग जी जिंग से मिल गई। ली शुन, फिर क्या हुआ? झो यू, उन्होंने एक नया गेम लॉन्च किया। ली शुन ने उदासीनता से ओह कहा। ली शुन से बात करना बहुत सरल था, मुझे केवल एक वाक्य कहने की जरूरत थी और वह बाकी कहानी का अनुमान लगा सकता था। झो यू सीढ़ियों पर बैठी,
उसकी पीठ ली शुन की ओर थी और उसने धीरे से कहानी सुनाई। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह नशे में थी, इसलिए उसकी आवाज बहुत घृणित नहीं थी, लेकिन अधिक जैसे वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए अपनी शिकायतों के बारे में शिकायत कर रही थी। सभी बात कर रहे थे और कोई कार्रवाई नहीं थी। उसे केवल हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत थी। आइकिल जो यूं, मैं उससे 10 साल से अधिक समय से नफरत करता हूँ, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया। पहले जब उसने हियून घियन को परेशान किया था, तो मैं सिर्फ देख सकती थी। फिर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, मैं सिर्फ देख सकती थी। वह बोल रही थी कि अचानक वह रुक गई। यह सही नहीं है, यह वह नहीं है, यह मैं हूँ। उसे यह एहसास हुआ। उसने अपना सिर उठाया, मेरी वजह से तुमने उससे दुश्मनी कर ली। अगर मैंने तुम्हें प्रतियोगिता में नहीं घसीटा होता, तो तुम इस व्यक्ति को कभी नहीं जान पाती। इस तरह तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट नहीं होता और तुम जेल नहीं जाती। और अब झुयून, उसने उसके असंगत शब्दों को बीच में ही रोक दिया। यहाँ आओ। झोयून अभी भी वहीं बैठी थी। ली शुन ने दोहराया, यहाँ आओ। उसकी आवाज धीमी हो गई, उसके पैर अनजाने में हिल रहे थे। ली शुन खिड़की के सहारे झुक गई। झोयून उसके सामने चली गई, एक बच्चे की तरह रो रही थी जिसने कोई गलती की हो। ली शुन ने चुपचाप उसे देखा। उसके आंसुओं से सने चेहरे पर चमकती सूर्यास्त की रोशनी उसे अविश्वसनीय रूप से सुंदर और अजीब तरह से कमजोर बना रही थी। वह फैंग जी जिंग के प्रति उसके डर को समझ सकता था। वह उसके खिलाफ जीत न पाने से डरती थी और उससे भी ज्यादा डरती थी कि वह उससे नाराज हो जाएगा। दरअसल उसे ऐसा सोचने की जरूरत नहीं थी। ली तुआन का चेहरा शांत था। दुनिया के मानकों के अनुसार उनके छोटे से जीवन में अफसोस करने लायक बहुत सी बातें थीं, लेकिन अपने मानकों के अनुसार अब तक उसने कभी खुद को निराश नहीं किया था। लाई तुआन ने चू वैन के हाथ में बड़े बैग की ओर इशारा किया। यह क्या है? चू वैन ने घुटते हुए कहा, इसे टीचर लैम के लिए खरीदो। क्या तुम उनसे मिलने जा रहे हो? हाँ। वह एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, क्या तुमने ट्रियू डांग से बात की है? हाँ। क्या तुमने उसे अभी तक प्रोत्साहित किया है? हाँ। वह मुस्कुराया। किसने कहा कि तुम बेकार हो? तुम बहुत उपयोगी हो। लाई तुआन ने सिगरेट के बट को जमीन पर फेंका, राख को गिरते हुए देखा। वह इत्मीनान से खिड़की के सहारे झुक गया। तुम फुओंग ची तिन्ह से डर सकती हो, यह ठीक है। उसने एक हाथ में सिगरेट पकड़ी और दूसरे हाथ से खिड़की के फ्रेम पर टिका हुआ था। हर किसी का बचपन का भूत होता है। झोयू चुप था। ली जुन ने अपना सिर झुकाया और अहंकार से मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं उससे भी कम डरता हूँ जितना वह मुझसे डरता है। झोयू को समझने में देर लगी। क्या? ली जुन ने उसे विनम्रता से संक्षेप में बताया। मैं उससे डरता हूँ, वह मुझसे डरता है। यह बहुत उचित है। उन्होंने एक दुर्लभ मित्रता और धैर्य दिखाया, धीरे धीरे झोयू को समझाते हुए। क्या आपने एनिमल वर्ल्ड शो देखा है? केवल शिकार ही इतने डरपोक होते हैं, हर छोटी हरकत पर नजर रखते हैं। आप उससे डरते हैं, इसलिए आप कई सालों से उस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वह मुझसे डरता है, इसलिए जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ, वह मेरी हर हरकत पर नजर रखने के लिए लोगों को भेज देता है। अब उसके बारे में चिंता न करें कि वह हमारे खेल की नकल कर रहा है। अगर वह वास्तव में अपना खुद का खेल बना सकता है, तो मैं भविष्य में असहाय हो सकता हूँ। लेकिन वह मुझे करीब से देख रहा है, जल्दी से मुझे मौत के घाट उतारना चाहता है, जिसने हमें एक मौका दिया है। झोयू ने अचानक पूछा, तो फिर आप किससे डरते हैं? आप उससे डरते हैं
वह आपसे डरता है, तो आप किससे डरते हैं? ली तुआन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। बैकलाइट के कारण चू वैन उसकी आंखों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, केवल यह महसूस कर रहा था कि उसके गहरे आकार में एक घातक आकर्षण था। थोड़ी देर बाद काली छाया धीरे धीरे उसके पास आई। चू वैन ने अपने कान के पास एक गर्म सांस महसूस की, उसके बाद एक धीमी आवाज आई। मैं किसी से नहीं डरता। उसकी आवाज में शैतानी गुण था। यह उसकी पीठ पर रेंगती हुई झुनझुनी और सुन्नता पैदा कर रही थी। एक निडर वाक्य ने झोंयू की बोरियत को दूर कर दिया। ली शुन ने खड़े होकर कहा, तुम बस अपने प्रोजेक्ट को मजबूत करना जारी रखो, उससे सीधे भिड़ो मत। मैंने उनका खेल देखा है। यह सिर्फ एक लाश है। हम खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए कुछ इवेंट आयोजित करने पर भरोसा कर सकते हैं। यह केवल 3 महीने तक चल सकता है, झो यू ने वह कहा। ली शुन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। घर जाओ और आज आराम करो। वह जाने ही वाला था कि झो यू को अचानक कुछ याद आया। यह सही है, मैंने कुछ खबर सुनी है, पता नहीं यह सच है या नहीं। ली शुन, क्या खबर है? झो यू, एक आईटी कंपनी जिसने कुछ समय पहले मेरे साथ सहयोग किया था, उसे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। उस कंपनी के बड़े बॉस ने मुझे बताया। ऐसा लगता है कि फेंग झिजिंग कंपनी को सार्वजनिक करने के लिए उसकी लाश उधार लेने का तरीका ढूंढ रहे हैं। ली शुन ने तुरंत व्यंग्य किया, देखने के लिए कुछ दिलचस्प है। वह अभी तक स्थिर भी नहीं हुआ है और पहले से ही भागना चाहता है। वह पुनर्जन्म की जल्दी में है। झो यूं, अगर यह सच है तो वे अगले साल की शुरुआत में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। ली शुन की अभिव्यक्ति शांत थी। झो यूं को देखते हुए उन्होंने कहा, बस इंतजार करो और देखो। अगर मैं उसे शेयर बाजार में सफलतापूर्वक शामिल होने देता हूँ तो मैं अब ली उपनाम नहीं रखूंगा और सिर्फ वुड शब्द छोड़ दूंगा। जी शब्द को उसके बेटे के रूप में छोड़ दूंगा। एक एक यह लेखक का शब्द खेल है। चीनी में ली शब्द है जिसमें सबसे ऊपर वुड शब्द और नीचे जी बेटा शामिल है। यह कहने के बाद वह चला गया। उसके जाने के बाद झो यूं तुरंत हंस पड़ा। खिड़की के पास अकेला खड़ा था। उसने अपना सिर बाहर की ओर घुमाया। उसकी आंखें उज्जवल भविष्य में विश्वास से चमक रही थी। वह घर गई और गहरी नींद सो गई। अगले दिन जब वह जागी तो उसे थोड़ा सुस्ती और चक्कर महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई लंबा सपना देखा हो। अपने दांतों को ब्रश करते और अपना चेहरा धोते समय उसे उस सपने का विवरण स्पष्ट रूप से याद आया। फिर वह आईने के सामने मुस्कुराई। उसने नए कपड़े पहने, अपना सिर ऊंचा किया और पूरे जोश के साथ काम पर चली गई। ट्रियू डांग के पक्ष से निपटने के बाद उसे अभी भी डोंग टू डुओंग को सब कुछ समझाना था। हालांकि इस मामले को उठाना बहुत मुश्किल था, फिर भी वह कंपनी का बॉस था जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति थी। इसलिए उसे यह बात उसके सामने स्पष्ट रूप से कहनी पड़ी। इसलिए अगले दिनों में चू वैन डोंग टू डुओंग के साथ निजी तौर पर बात करने के अवसर तलाशती रही, लेकिन यह वास्तव में आसमान पर चढ़ने जितना मुश्किल मामला था। इस कंपनी में काम करने के महीनों के दौरान उसे लगा कि वह और यह जनरल मैनेजर डोंग दो अलग अलग दुनिया में रहने वाले लोग हैं। हालांकि कॉलेज में लाई तुआन अक्सर उसका गला घोंट देता था, लेकिन वर्तमान स्थिति पूरी तरह से अलग थी। चाहे ली तुआन ने उसे कितना भी गुस्सा दिलाया हो, फिर भी उसने स्वीकार किया कि वह प्रतिभाशाली थी। चाहे उसके शब्द कितने भी कठोर क्यों न हों, वह अभी भी थोड़ा धोखेबाज था। जहां तक डोंग टू डुओंग का प्रश्न है, चू वैन को यह नहीं पता था कि क्या उसे पहले भी महिलाओं द्वारा चोट पहुंचाई गई थी, या वह अब इतना पितृसत्तात्मक हो गया था कि प्रतिभाशाली महिलाओं को स्वीकार नहीं कर सकता था। उनकी अवधारणा वास्तव में पिछली सदी जैसी ही है। अरे नहीं, पिछली शताब्दी पर्याप्त नहीं है।
इसे पहले भी होना होगा, पहले भी। किंग राजवंश से पहले, कम से कम मिंग राजवंश से पहले, एक समय ऐसा था जब महिलाओं को भोजन के समय पुरुषों के साथ एक ही मेज पर बैठने की अनुमति नहीं थी। चू वान ने डोंग तुडोंग को कबूलनामा करने के लिए खोजने जाने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। डोंग तुडोंग ने उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने उसे कई बार पुकारा, लेकिन वह उसके हाथ में रखे दस्तावेजों के ढेर से उसका सिर उठाने के लिए राजी नहीं हो सकी। चू वान ने गर्दन घुमाकर देखा, फिर बोला, ओह, इतनी छोटी वित्तीय रिपोर्ट। राष्ट्रपति डोंग को इसे पढ़ने में इतना समय क्यों लग रहा है? डोंग तुडोंग ने गुर्राहट के साथ कहा, क्या मैं हाल ही में तुम लोगों के साथ बहुत नरम हो गया हूँ? उसका चेहरा काला पड़ता देख चू वान ने अपनी आवाज नरम की और कहा, राष्ट्रपति डोंग, मुझे आपसे कुछ कहना है। डोंग तुडोंग ने रिपोर्ट टेबल पर फेंक दी, थोड़ी चाय बनाओ। चू वान ने सहन किया और सबसे पहले उसके लिए चाय बनाने चला गया। चाय लाने के बाद डोंग सी यांग ने चाय को ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारी और फिर मुंह बनाकर एक घूंट लिया। झो यून ने मौके का फायदा उठाया, मी डोंग, मुझे कुछ कहना है। डोंग सी यांग ने उसकी अजीबोगरीब गंभीर शक्ल को देखा, व्यंग्य किया और इत्मीनान से कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या यह उस बेवकूफ कैटली कंपनी के बारे में है? झुयू के चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। डोंग सी यांग ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा, उसकी ओर इशारा किया और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि महिलाओं की दृष्टि बहुत सीमित होती है, वे बहुत अधिक चिंता करती हैं और अनाड़ी होती हैं और इधर-उधर टटोलती रहती हैं। झो यूं हैरान दिखीं। डोंग सी यांग ने कहा, यदि आप मेरी कंपनी को स्प्रिंग बोर्ड के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, तो बस चुपचाप इसका उपयोग करें। जब आपके पास सभी संसाधन समाप्त हो जाएं, तो अपना सामान समेट लें और दूसरी कंपनी में चले जाएं। इस कारण और प्रभाव का उल्लेख करने की क्या जरूरत है? एक पल के आश्चर्य के बाद झो यून डोंग सी यांग के अगले शब्दों से भावुक हो गई। पहले तो उसने वाकई ऐसा ही सोचा था, ली जुन को नई तकनीक के अनुकूल होने देना और फिर छोड़ देना। उस समय उसे वाकई ऐसा लगा कि वह हवा की तरह उड़ने वाली एक घमंडी हत्यारी है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, वह अनजाने में ही यहाँ की अनिश्चित स्थिति में घुल मिल गई और कंपनी के मूर्ख लोगों के करीब हो गई। इसलिए हत्यारे ने अपना चाकू फेंक दिया और उन्हें अपना साथी मानने लगी। जिस पल झो यून बेसुध थी, उस समय डोंग सी यांग अभी भी उसे देख रही थी। अपने हमेशा के आक्रामक रूप से बिल्कुल अलग, इस समय झो यून की आंखें बेहद शुद्ध और स्पष्ट थीं, ठीक वैसे ही जैसे ली जुन ने एक बार कहा था, भोली और मूर्ख। खंड 2 अध्याय 26। आपको इसके बारे में कब पता चला? चू वान ने पूछा। पहले दिन से ही जब तुम दोनों कंपनी में आए थे। ली जुन तुम्हें ढूंढ रहा था। वह मुझे क्यों ढूंढ रहा था? डोंग तुडोंग थोड़ा नाराज हुआ। क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ बॉस कौन है? डोंग तुडोंग ने व्यंग्य किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को कंपनी में आने दूंगा जो अभी अभी जेल से छूटा है, जिसके पास कोई बायोडाटा भी नहीं है? और वह महीनों से कुछ भी नहीं कर रहा है। वह आगे की ओर झुका, अपनी कोहनी मेज पर टिकाकर अपने अंगूठे को खुद की ओर इशारा करते हुए रूखेपन से बोला, मैं भी जेल में रहा हूँ। बेशक मैं जानता हूँ कि वहाँ रहने वाले लोग कैसे होते हैं। झो यून उसके क्रूर भाव को देखकर अवाक रह गया। डोंग सी यांग को यह देखकर और भी अच्छा लगा। वह अपनी चमड़े की कुर्सी पर पीछे झुक गया। मैंने पहले ही दिन तुम दोनों के बारे में जांच कर ली थी। क्या तुम मुझसे यह बात छिपाना चाहते हो? सपने देखते रहो। उसने इत्मीनान से चाय पीने के लिए कप उठाया,
लेकिन अचानक उसे लगा कि वह ठंडा है और उसने तुरंत उसे थूक दिया। चाय भरो, पानी भरो। चू वैन ने चुपचाप पानी भरने के लिए कप लिया। डोंग तो डोंग चुपचाप पीछे से उसकी आकृति को देख रहा था। दरअसल कंपनी में प्रवेश करने के पहले दिन से ही उसने उनके अतीत की जांच की थी। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि फेंग झिजिंग अब काफी प्रसिद्ध है और ली सुन ने यह भी कहा कि वह जेल में रह चुका है, इसलिए सुराग ढूंढना आसान था। जांच पूरी करने के बाद उसने अगले दिन ली सुन की तलाश की। मूलतः उसे फंसाने का इरादा था कि यदि लाई तुआन झूठ बोलेगा तो उसे तुरंत कंपनी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लाई तुआन बहुत सीधा था। उससे जो भी पूछा गया उसने उसका उत्तर दिया। दुर्भाग्यवश उन्होंने जो कहानी सुनाई उसमें केवल पुरुष थे, कोई महिला नहीं। केवल भयंकर नरसंहार के दृश्य थे, परंतु कोई प्रेम, घृणा या प्रतिशोध नहीं था। उसने अपनी मृत बहन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, नहीं वह झोंयू के बारे में कुछ कहना चाहता था। उसने उसके बारे में सिर्फ एक वाक्य की कल्पना की जिसे डोंग सी यांग हमेशा याद रखेगा। वह बहुत विचारशील है, कभी कभी भोली और मूर्ख, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली, धैर्यवान और बहुत वफादार, धैर्यवान और बहुत वफादार। झोंयू ने पानी डालते हुए सोचा, यह पता चला कि वे पहले भी एक दूसरे से खुलकर बात कर चुके थे। डोंग सी यांग को सच्चाई कैसे बताए, इस बारे में सोचना उसका समय बर्बाद करना था। झोंयू के पूरे शरीर में असहायता की एक छोटी सी भावना फैल गई, लेकिन इससे पहले कि यह दूर तक फैलती, एक और दृढ़ संकल्प ने सब कुछ ढक लिया। जैसे कि वापस प्रतिबिंबित हो रहा हो, उसे लगा कि वे अभी भी अपने 20वें दशक में हैं। वह केवल चिंता करना जानती थी और वह सब कुछ हल करने के लिए जिम्मेदार होगा। झोंयू ने चाय का प्याला उठाया और डोंग सी यांग के सामने रखते हुए पूछा, तो राष्ट्रपति डोंग को पहले से ही हमारे और कैट ल्यूक कंपनी के बारे में पता था? डोंग सी यांग ने इत्मीनान से कहा, यह अनावश्यक है। तो आपने ली शुन को इसलिए रखा क्योंकि आपका एक उद्देश्य था। डोंग सी यांग ने उसकी ओर देखा, किसी आदमी के विचारों का सिर्फ अनुमान मत लगाओ, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है। वह आखिरकार उस स्थिति में लौट आया जहां हर बार जब वह उससे बात करती थी तो वह सिर्फ सांस की बर्बादी होती थी। झोंयून ने और समय बर्बाद नहीं किया, उसके सामने सम्मानपूर्वक झुकने का नाटक करते हुए, अगर ऐसा है तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। डोंग सी यांग ने अपना हाथ हिलाया, जाओ। अगले आधे घंटे में झोंयून उसे और नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर चला गया। संयोगवश दोपहर के भोजन से लौटते समय ट्रुओंग फोंग के समूह से मुलाकात हुई। रास्ते भर ट्रुओंग फोंग क्वैक द किड से कुछ न कुछ बुदबुदाता रहा, जबकि ट्रियू डांग अपनी चप्पलें खींचता हुआ जम्हाई ले रहा था। ली तुआन बहुत पीछे चल रहा था। दूर से ट्रुओंग फोंग ने चू वैन को देखा और उसका अभिवादन किया। ओह, टीम लीडर चू। ली तुआन ने ऊपर देखा, उनकी आंखें मिली। वह उससे कुछ कहना चाहती थी, इसलिए उसने उसका हाथ खींचा। मेरे साथ यहाँ आओ। ट्रुओंग फोंग ने उसे रोका। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? उसने ली शुन का दूसरा हाथ खींचा। मुझे अभी भी उससे कुछ पूछना है, सब कुछ क्रम में होना चाहिए, है ना? झोंयून ने अपना सिर घुमाया। तुम उससे क्या करने के लिए कहोगे? कुछ खरीदो। ट्रुओंग फोंग कंपनी के लॉजिस्टिक्स मैनेजर के तौर पर भी काम करते हैं और समय समय पर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदते हैं। उन्हें सामान ढोने में मेरी मदद करनी पड़ती है। झांग फेंग ने ली शुन की पीठ थपथपाई। इतनी अच्छी शारीरिक शक्ति के साथ इसे बर्बाद मत होने दो। तुम सारा दिन बिना कुछ किए कैसे बैठे रह सकते हो? झोंयून ने ली शुन की तरफ देखा। ली शुन इत्मीनान से खड़ी थी, दूसरों को जो कहना था कहने दे रही थी।
वह झांग फैंग को देखकर मुस्कुराई। प्रेसिडेंट झांग उसे ज्यादा आंक रहे हैं। वह बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वह वास्तव में बहुत कमजोर है। ओह, क्या ऐसा है? झांग फांग ने भी ली शुन की ओर देखा। ली शुन ने झोयू को ठंडे अंदाज में देखा। झाओ टेंग ने झांग फांग को पीछे से लात मारी। झांग फांग असंतुष्ट होकर पलट गया। झाओ टेंग ने कहा, उन्हें शॉपिंग लिस्ट दे दो और उन्हें शॉपिंग करने दो। झांग फांग के चेहरे का रंग बहुत जल्दी बदल गया और वह तुरंत खुश हो गया। ओह, मैं तुम्हें लंबे समय से जानता हूँ, लेकिन तुम अभी मेरी मुश्किलों को समझ रहे हो। झाओ टेंग, बेवकूफ, जल्दी करो। झांग फांग को लगा कि झाओ टेंग का सुझाव बुरा नहीं था, इसलिए उसने अपना सेल फोन निकाला और झो यूं से कहा, मैं तुम्हें लिस्ट भेज दूंगा। तुम इसे खरीदने के लिए सड़क के उस पार सुपरमार्केट जा सकते हो। रसीद रखना याद रखना, नहीं तो तुम बिल का भुगतान नहीं कर पाओगे। झाओ टेंग ने देखा कि झांग फांग ने संदेश भेजा था और उसे गर्दन से पकड़कर छोड़ दिया। जैसे ही वह गुजरा, उसने झो यू को देखा और अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। ली शुन ने झो यू का हाथ दूर धकेल दिया और आगे चला गया। झो यू उसके पीछे पीछे चला। क्या तुमने डोंग सी यांग के साथ हमारे अतीत के बारे में बात की है? ली शुन आगे बढ़ा और शांति से बोला, हमारा अतीत? उसने उसकी ओर देखा। झो यू का दिल कांप उठा। वह विषय को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह गांव जियानहोंग और अन्य लोगों के बारे में है। ली शुन को इस जबरदस्ती भरे लहजे से मजा आ रहा था। उसकी छोटी सी हंसी सड़क पर कार के हॉर्न की आवाज में डूब गई। मैंने तुमसे कहा था। ली शुन ने सिगरेट जलाई। वे दोनों चौराहे पर खड़े होकर हरी बत्ती का इंतजार करने लगे। झो यूं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ली शुन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे बताओ या नहीं। झो यू चुप रही। बत्ती हरी हो गई। वे सड़क पार कर गए। वे पूरे रास्ते चुप रहे। छोटे छोटे पत्थरों पर कार के टायरों की घिसटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जब वे विपरीत सड़क पर पहुंचे, तो ली तुआन रुक गया और चू वान भी रुक गया। उसने सिगरेट अपने मुंह से निकाली और उससे पूछा, अब क्या? चू वान, अब क्या? ली तुआन ने उसे चुपचाप देखा। पहले तो चू वान ने सीधे उसकी ओर देखा, फिर दूसरी ओर देखा और किसी कारणवश पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही भाव था, लेकिन वह अपने दिल में अब और खुद को नहीं रोक पाई। ली शुन, तुम मुझसे जो भी पूछोगी, मैं तुम्हें बताऊंगी। ली शुन की आंखें तिरस्कार से भरी थी। यह तुमने नहीं कहा, यह मैंने अनुमान लगाया है। झो यून, तुम अनुमान लगा सकती हो कि तुम अद्भुत हो, लेकिन मैं अनुमान नहीं लगा सकती। तुम्हें मुझे बताना होगा। ली शुन ने व्यंग्य किया। झो यून ने आगे कहा, हमें एक दूसरे को सब कुछ स्पष्ट करना होगा। झो यून ने सोचा कि यह पूरी तरह से सामान्य कथन था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे यह कह दिया। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लाई तुआन की आंखें अचानक घबराहट से चमक उठीं। क्या उसे भी यह याद आया? चौराहे पर ट्रैफिक लाइट लाल और हरी थी। एक जोड़ा बहस कर रहा था और यह वाक्य भी कहा गया था, हमें एक दूसरे के साथ स्पष्ट रूप से बात करनी होगी। चू वान ने विचलित होकर सोचा, उस समय क्या कारण था? ऐसा लग रहा था कि यह फोन नहर ट्रैक के कारण था। उन्होंने 6 साल पहले जो कहा था, वे 6 साल बाद भी वही बात दोहरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे इस दुष्चक्र से कभी नहीं निकल पाएंगे। इसे एक शाश्वत विषय माना जा सकता है। लाल बत्ती फिर से जल गई और गाड़ियां धीरे धीरे गुजरने लगी। झो यून ने धीरे से कहा, हम फिर से वही गलती नहीं कर सकते। कुछ भी तय करने से पहले आपको मुझसे इस बारे में चर्चा करनी चाहिए।
बेशक, मैं भी आपसे इस बारे में चर्चा करूंगा। ली शुन चुप रही। उसकी आवाज और भी धीमी होती गई और उसकी आभा पूरी तरह से गायब हो गई। उसके होंठ आपस में कसकर चिपके हुए थे। उसने सिगरेट भी नहीं पी थी। वह बस चुपचाप उसे ऐसे ही देखता रहा। बेशक चू वैन को एहसास हुआ कि उसकी आंखें उसे घूर रही थी। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसके सामने नंगी हो गई हो। वह काफी देर तक चुप रहा। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी और अधिक दुखी महसूस करने लगी। उसे अभी भी बहुत कुछ कहना था। वह चाहती थी कि वह उस पर विश्वास करे, लेकिन अब वह इतनी मजबूत नहीं थी। जो अनुरोध निकला था वह एक पल में एक सवाल में बदल गया। क्या तुम अब भी मुझ पर विश्वास करते हो? अंत में वह दूर चला गया। अब उसकी ओर नहीं देख रहा था, बल्कि सड़क पर दुकानों की कतारों को देख रहा था, यह नहीं जानते हुए कि वह क्या सोच रहा था। बत्ती फिर से हरी हो गई। कारों की भीड़ में उन्होंने एक और शब्द नहीं कहा। वहां बहुत देर तक खड़े रहने के बाद ली जुन ने आखिरकार हंसते हुए कहा। उसकी आवाज हवा और बहते बादलों की तरह हल्की थी। मुझे ही यह सवाल पूछना चाहिए था। झो यून दंग रह गया। ली जुन की बात खत्म होने के बाद वह सुपरमार्केट की ओर चल पड़ा। उन शब्दों ने अनजाने में झो यूं को और ताकत दे दी थी। वह जल्दी से उसके पीछे भागी। उसकी आवाज बहुत शांत थी। अरे, ली जुन ने उसे अनदेखा कर दिया। तुम इतनी तेजी से क्यों चल रही हो? तुम्हारे पास कोई सूची नहीं है। ली जुन रुक गई और उसे उदासीनता से देखने लगी। झो यू ने अपना सेल फोन निकाला। मुझे देखने दो कि मुझे क्या खरीदना है। वे सुपरमार्केट पहुंचे। झो यू ने टोकरी उठाई और ली जुन इत्मीनान से उसके पीछे चली गई। चू वैन ने घरेलू सामान की सूची में से झिझकते हुए एक वस्तु चुनी। वह एक हैंड सैनिटाइजर चुन रही थी। काम पर हैंड सैनिटाइजर में बहुत ज्यादा डिटर्जेंट था, जिससे उसके हाथ सूख गए। वह घर पर जो इस्तेमाल कर रही थी वह भी काफी अच्छा था, लेकिन वह बहुत महंगा था। आप बहुत समय ले रहे हैं। ली शुन को इतने लंबे समय तक इंतजार करना असहज लगा। उसने पीछे से हाथ बढ़ाया और एक बोतल पकड़ी और उसे टोकरी में रख दिया। चू वैन ने देखा। यह वही महंगी बोतल थी जिसके बारे में वह सोच रही थी। उसने झो यू का सेल फोन लिया, उसे 5 सेकंड तक देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वापस कर दिया और शेल्फ से सूची में मौजूद सामान उठा लिया। झो यू ने टोकरी को देखा जो धीरे धीरे चीजों से भर रही थी, और ली शुन से कहा, अगर तुम इस तरह से पैसे खर्च करोगे तो जब हम वापस आएंगे तो झांग फांग हमें मार डालेगा। ली शुन ने ठंडे स्वर में कहा, वह किसे मार सकता है? सामान की कुल मात्रा 2000 से अधिक थी। झो यू ने चुपचाप अपना कार्ड दिखाया। जब सेल्स पर्सन ने सामान बैग में डाला तो ली शुन पहले ही बाहर जा चुका था। झो यू ने उसे आवाज दी, क्योंकि वह नायलॉन बैग में सामान भर रहा था। मेरे लिए 1 मिनट रुको। उसने बड़े और छोटे बैग उठाए और ली शुन का पीछा किया। उन्हें उठाने में मेरी मदद करो। ली शुन ने अपने दोनों हाथ बैग में डाले और शांति से कहा, मैं उन्हें उठाने के लिए बहुत कमजोर हूँ। झो यून अवाक रह गया। कंपनी में वापस लौटते हुए निश्चित रूप से झांग फेंग ने झो यून द्वारा दिया गया चालान लिया। उसका शरीर कांपने लगा जैसे कि उसे हवा से झटका लगा हो। मैं खत्म हो गया हूँ। मैं वास्तव में खत्म हो गया हूँ। मैं आज कैसे जीऊंगा? वह झो यून और ली शुन पर चिल्लाया, तुम दोनों यह कैसे कर रहे हो? राष्ट्रपति डोंग। झांग फांग शिकायत करने के लिए डोंग सियांग को खोजने के लिए भाग गया, लेकिन वह दूसरों को याद दिलाना नहीं भूला, उस सामान को मत छुओ। तुम्हें इसे बाद में उन्हें वापस करना होगा।
डोंग सियांग ने अभी अभी शौचालय का उपयोग किया था और बाहर आकर लापरवाही से गाली देते हुए बोला, भाड़ में जाओ, इसे टॉयलेट पेपर कहते हैं। जैसे ही झांग फांग बंदूक की नाल से टकराया, डोंग सियांग उसके पास आया और गाली देने लगा, तुमने वह पेपर खरीदा है? क्या तुम्हें अपनी गांड खरोचने का डर नहीं है? झांग फांग भाग गया। डोंग सियांग के गुस्से से बचते हुए वापस लौटा। राष्ट्रपति डोंग, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अगर हम थोड़ा नहीं बचाएंगे तो हम अब भूखे मर जाएंगे। डोंग सियांग ने भौहें सिकोड़ी। झांग फांग ने बिल उठाया और शिकायत की, राष्ट्रपति डोंग, देखो, सिर्फ घरेलू सामान के लिए उन्होंने 2000 से अधिक खर्च किए हैं। झांग फैंग ने बिल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह ताजा और सुगंधित एयर फ्रेशनर 500 युआन से अधिक का है। प्रेसिडेंट डोंग, एक बार देख लीजिए। डोंग सियांग ने समीक्षा के लिए बिल को आगे बढ़ाया। झो यून ने महसूस किया कि उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह मन ही मन सोच रहा था। उसके अनुमान के अनुसार डोंग तो डोंग संभवतः व्यभिचारी महिलाओं के विषय पर अगली बैठक आयोजित करेगा। लेकिन उसने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी डोंग तो डुओंग को बोलते नहीं सुना। उसने चुपचाप देखा। डोंग तो डुओंग का चेहरा उतना उदास नहीं था जितना उसने सोचा था। वह ली तुआन के सामने चला गया, बिल को अपनी मेज पर रखा और संक्षेप में लेकिन दृढ़ता से पूछा, आप पैसे वापस कर रहे हैं, है ना? ली तुआन ने बिल लिया, बिना किसी भावना के इसे ऊपर से नीचे तक देखा और शांति से कहा, ठीक है। चू वान को थोड़ा सा लगा कि उनकी बातचीत में कोई समस्या थी। पैसे वापस दें। 2 दिन बाद झो यून को आखिरकार समझ में आ गया कि उनका क्या मतलब था। फ्लावर प्रिंस परियोजना आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। इसके प्रभारी व्यक्ति हैं ली तुआन।